नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा वैभव है और आपका बहुत स्वागत है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़ पोर्टल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रोहतास डीएफओ मनीष कुमार वर्मा सर। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। इनसे हम जानेंगे कि रोहतास में जल जीवन हरियाली और जिले के वन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। सर आपसे पहला सवाल है, इस वर्ष जल जीवन हरियाली के तहत रोहतास में किस प्लान पर काम किया जा रहा है और कितने पौधे लगाए गए हैं? अच्छा, प्रत्येक वर्ष जो है जल जीवनी हरियाली के अंतर्गत वन विभाग द्वारा काफ़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाता है और काफ़ी मात्रा में विभिन्न विभाग को भी वृक्षारोपण दिया जाता है, मतलब वृक्ष दिए जाते हैं, पौधे दिए जाते हैं। तो इस साल रोहतास वन प्रमंडल में ज़िला में हमारा टारगेट 15.5 लाख का है, जिसमें से 6,20,000 के आसपास वन विभाग स्वयं पौधा लगाएगा जंगल के क्षेत्र में या फिर नहर तट में या पथ तट में। इसके अलावा 1.5 लाख पौधा जो है वन विभाग किसानों को उपलब्ध कराएगा 10 रुपये प्रति पौधा के रेट पे, और ये कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत योजना चली गई है। तो 1.5 लाख पौधा किसान के माध्यम से किसानों की ज़मीन पे या फिर आसपास जो किसान जहाँ भी इच्छुक है लगाने के लिए उनको उपलब्ध कराएगा। और इस कृषि वानिकी योजना का एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है या फिर पॉइंट बोला जाएगा वो यह है कि इसमें किसान 10 रुपये प्रति पौधा ले सकता है वन विभाग से, और 3 साल के बाद 50% से ज़्यादा उत्तरजीविता अगर मिलती है पौधों की तो 70 रुपये वन विभाग उनको वापस करेगा 3 साल बाद। और इसमें किसान के पास कोई लिमिट नहीं है, 1 पौधा भी ले सकता है, 1000 पौधा भी ले सकता है, जितना किसान इच्छुक है। इसके साथ साथ जो पौधा है जो किसान उगाएगा 3 साल बाद वो उसी का ही पौधा रह जाएगा, वो वन विभाग उसकी मतलब वन विभाग उसको नहीं लेगा अपने अंदर। दूसरा यह है कि हम लोग जीविका दीदी को भी पौधा वितरण करते हैं निःशुल्क, और इसमें इस साल हम लोग लगभग 2,37,000 के आसपास पौधा वितरण कर रहे हैं फ्री में। और मनरेगा को भी हम लोग 4,60,000 के आसपास पौधा वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा जल जीवनी हरियाली के अंतर्गत हम लोग को टारगेट काफ़ी मिलता है, जैसे कि जितनी भी सरकारी संस्था हैं, रजिस्टर्ड NGO हैं, स्कूल हैं, स्कूल के छात्र हैं, और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, धार्मिक संस्थाएं, इन सभी लोगों को हम लोग विभिन्न प्रकार के मतलब विभिन्न निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स हो उनको चाहे वो जितना पौधा चाहते हैं निःशुल्क वन विभाग उपलब्ध करा सकता है। इसके बाद सरकारी संस्था को एक लिमिट दी गई है 2000 पौधों की। स्कूल के छात्र जो हैं वो प्रत्येक छात्र को हम लोग 2 पौधा उपलब्ध फ्री में करवा सकते हैं, ताकि वो स्कूल के आसपास या टोला में वन रोपण कर सकें। साथ ही साथ इस साल वन विभाग के द्वारा आदेश ये आया है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो 5 पौधा फ्री में वन विभाग से ले सकता है। 5 पौधे तक कोई भी हम लोग चार्ज नहीं करेंगे। 5 के अलावा हम लोग का एक दर निर्धारित है 10 रुपये या 20 रुपये, उसके हिसाब से दिया जाएगा। और अभी तक 1 जुलाई से जनरली बरसात का मौसम शुरू होता है, तब से हम लोग वन रोपण का कार्य शुरू करते हैं। तो अभी तक वन विभाग द्वारा अकेले आज की डेट में 2 लाख के आसपास पौधा जंगल के क्षेत्र में या नहर तट में लगाया जा चुका है, और ये प्रगति चल रही है जी। सर, इस वर्ष पौधारोपण के बाद जिले का हरित आवरण क्षेत्र कितना होने की उम्मीद है? देखिए, बिहार में एक बहुत अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो विज़न है कि बिहार में 17% हम लोगों को फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर करना है। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा काफ़ी दिशा निर्देश दिया गया है, और जल जीवन हरियाली उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इसके अंदर सभी विभाग, केवल वन विभाग नहीं, सभी विभाग को कार्य दिया गया है और टारगेट दिया गया है। और इस साल लगभग पूरे बिहार में 4 करोड़ से अधिक पौधा लगाए जाने की उम्मीद है। और रही बात कि हरित क्षेत्र कितना बढ़ेगा, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सेंटर इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में, ये उनके पास तकनीक होती है। ये हर 2 साल के चरण में पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर की गणना करते हैं। तो एग्जैक्टली कितनी हरित क्षेत्र बढ़ेगा ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बताएगी। जल जीवन हरियाली के तहत पौधारोपण अभियान में जिले के लोगों व किसानों को कैसे जोड़ा जा रहा है? अच्छा, ज़िले के लोगों को इस प्रकार से जोड़ा गया कि सर पहली बार जितने भी लोग हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं, वो 5 पौधा फ्री में हमारी नर्सरी से ले सकते हैं। किसानों के लिए कृषि वानिकी योजना चलाई जा रही है, जैसे कि अभी हमने बताया कि 10 रुपये
प्रति पौधा किसान हमसे ले सकते हैं, चाहे कितने भी ले सकते हैं। कास्ट पौधा ले सकते हैं, फलदार पौधा ले सकते हैं। हमारे पास काफ़ी विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं और इसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ मीटिंग रखी गई थी डीएम सर की अध्यक्षता में। तो इसके लिए हम लोग एक शिविर भी आयोजित करेंगे प्रखंडवार की जितने भी किसान हैं जो ज़्यादा दूर नहीं आ सकते हमारे ऑफिस में या नर्सरी में, तो हम उनके पास ही जाके वहाँ पे वर्क ऑर्डर देंगे। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को सम्मिलित करने के लिए जैसे बताया गया कि 2 पौधा हम लोग फ्री में देते हैं और जितने भी एनजीओ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, धार्मिक संस्थाएं, सभी के लिए प्रावधान है जल जीवन हरियाली के अंतर्गत। तो इस प्रकार के माध्यम से हम लोग पूरे रोहतास जिला के केवल गांव के लोग नहीं, शहर के लोग भी और सरकारी संस्था वाले भी, काम करने वाले भी, एनजीओ वाले, सब लोगों को एक साथ जोड़े हुए हैं। बिल्कुल। पुराने वृक्षों के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या कार्य किए जा रहे हैं? पुराने वृक्ष जैसे कि 2-3 पहलू में काम होता है वन विभाग में कि जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसमें कुछ वृक्ष काटना होता है, कुछ वृक्ष को काटने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे वन विभाग ज़्यादा से ज़्यादा संभव करता है कि कम से कम वृक्षों को काटा जाए और जो एक्चुअल में पुराने वृक्ष हैं उनको हम लोग ट्रांसलोकेट कर देते हैं, पुनर्स्थापन। तो ये वन विभाग एक टीपीपी तैयार करता है एजेंसी के साथ मिलके और वहाँ पे साफ साफ लिखता है कि इतने पौधे हम लोगों को जो एक्चुअल में पुराने होते हैं और अच्छे पेड़ होते हैं उनको हम लोग ट्रांसलोकेट करने के लिए प्रयुक्त एजेंसी को बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डीएफओ आवास के सामने बरगद और पीपल के बहुत मोटे और पुराने वृक्ष वो ट्रांसलोकेट होके आए हैं। एक यह है, दूसरा यह है कि बिहार बायोडाइवर्सिटी बोर्ड द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। उस पहल में एक ऐप बनाया गया है, हेरिटेज ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जितना भी पुराना वृक्ष है जो हेरिटेज की श्रेणी में आ जाता है, 100 साल पहले हो, क्या पता वो वृक्ष 100 साल पुराना हो या फिर कोई मान्यता उस वृक्ष की, जो हमारे जंगल क्षेत्र में काफ़ी हैं, तो उन वृक्षों को वो ऐप के माध्यम से अपलोड कर देते हैं उनका डाटा। और बिहार बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का आगे ये पहल है कि जब ये डाटा कलेक्ट हो जाएगा पूरे बिहार से तो प्रत्येक वृक्ष वो कुछ पैसा उपलब्ध करवाएंगे, जो स्थानीय बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की कमेटी है, बीएमसी कमेटी कहलाती है, ताकि वो उन वृक्षों का संरक्षण कर सके। साथ ही साथ वन विभाग की जो टीम है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, रेंजर है, सभी लोग प्रतिदिन पेट्रोलिंग भी करते हैं ताकि एक अवैध ये पातन भी ना हो पुराने वृक्षों का, जो कि काफ़ी डिमांड में होता है। गार्डन ट्रंचिंग को लेके क्या कार्य हुआ है जिले में और इसके बारे में आप दर्शकों को ज़रा बताते हैं। अच्छा, गार्डन ट्रंचिंग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षा योजना है जिसके तहत पूर्व में भी काफ़ी काम हुआ है और अभी भी काफ़ी काम हो रहा है। तो गार्डन ट्रंचिंग क्यों बनी है ये पहले थोड़ा सा बता देते हैं। गार्डन ट्रंचिंग का मतलब होता है जो भी हमारे पहाड़ के क्षेत्र से पानी आता है झरने के माध्यम से या नाले के माध्यम से और तलहटी में बह जाता है, तो उन सारे पानी का जल के स्रोतों को जहाँ से पानी आ रहा है तलहटी में बहने से रोक के हम लोग एक जगह स्टोर कर सकें, ताकि वो 3-4 काम करे। पहला काम कि जब पानी स्टोर होता है किसी जगह तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करता है। तो गार्डन ट्रंचिंग से हमारा आसपास जहाँ बनेगा वहाँ पे आसपास अंडरग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी रिचार्ज होगा। सेकंड चीज़ कि जहाँ पे हम लोग ट्रंचिंग बनाते हैं वहाँ पे काफ़ी खेत होते हैं, तो खेतों को उस समय पानी मिलेगा जिस समय पानी उपलब्ध नहीं होता था, क्योंकि तलहटी में जब भी पानी आता था वाटरफॉल से तो वो बह के निकल जाता था। अब हम लोग स्टोर करके रखेंगे उसको एक डैम के माध्यम से, ताकि जब वाटरफॉल में पानी कम हो जाए तो हमारे उस डैम में पानी रहे और ताकि किसान भाई लोग अपने किसानों में सिंचाई कर सके। तीसरा कि जंगल के जितने भी वन्य जीव हैं या फिर जो किसानों के पालतू जितने भी जीव हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सब के लिए पानी का बहुत अच्छा स्रोत होता है जब पानी इकट्ठा होता है। चौथा चीज़ कि जब भी गार्डन ट्रंचिंग जैसे भी स्ट्रक्चर बनते हैं तो वहाँ का एक आसपास का, जिसको बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है, हल्का सा ठंडा रहता है, वहाँ का पर्यावरण अच्छा होता है और पेड़ पौधे भी संतुलित रहते हैं। तो ये है गार्डन ट्रंचिंग के बेनिफिट। और इस रोहतास वन प्रमंडल में एक गार्डन ट्रंचिंग बूढ़न पहाड़ी पे बनाई गई थी,
जिसमें काफ़ी पानी इकट्ठा होता है जब भी बारिश होती है। 3 गार्डन ट्रेंचिंग अभी हाल फिलहाल में कंप्लीट हुई है। एक हुई है गीता घाट पे, दूसरी हुई है बेलवई माता मंदिर से जो नहर झरना निकलता है वहाँ पे, और तीसरा हुआ है महादेव कोस से जो झरना निकलता है नीचे। तो और ये तो 3 कंप्लीट हो गया और एक पहले हो गई, तो टोटल 4 हो गई है। इसके साथ साथ इस साल हम लोगों ने 5 गार्डन ट्रेंचिंग का प्रस्ताव ऊपर भेजा है विभाग में, तो जैसे ही स्वीकृत होगा तो और भी गार्डन ट्रेंचिंग बनाया जाएगा। जी, वन के अंतर्गत जिले में कौन कौन से पार्क हैं और उन पार्कों में लोगों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? रोहतास वन प्रमंडल को विभिन्न नगर निकाय द्वारा 4 पार्क ट्रांसफ़र हुए थे। नोखा पार्क, एनीकट पार्क, एसपी जैन पार्क और नेहरू पार्क। तो जिनमें और इसके अलावा एक वन विभाग ने एक और पार्क बनाया था, शहीद संजय सिंह पार्क, जो चंदन शहीद पहाड़ी पे स्थित है। तो हाल फिलहाल में 5 पार्कों को डेवलप करने का प्रस्ताव था, जिसमें से हम लोगों ने 4 पार्क डेवलप किए हैं। पहला नौका पार्क हमने डेवलप किया है, एसपी जैन कॉलेज का पार्क डेवलप किया है, और नेहरू पार्क जो सासाराम शहर में मेन शहर में स्थित है वो डेवलप किया है। साथ ही साथ हमने चंदन शहीद पहाड़ी पे शहीद संजय सिंह पार्क को भी डेवलप किया है। अब इन सारे पार्कों में हम लोग ने बेसिक फैसिलिटी पहले उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, और जो खामियां थी उनको पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे कि बाउंड्री वॉल नहीं थी कहीं पे या टूटी थी, उसको पूर्ण किया गया। टॉयलेट नहीं था या ख़राब स्थिति में, उसको सुधारा। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं थी। सिक्योरिटी सिस्टम के लिए कैमरा वगैरह नहीं था। वॉकिंग ट्रेल नहीं था, लोगों को चलने के लिए एक पथ चाहिए होता है। साथ साथ सुंदरता के लिए, सौंदर्यकरण के लिए घास डाली गई है उस पर, और काफ़ी विभिन्न और अच्छे प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। और एनीकट पार्क स्वीकृत नहीं हो पाया था, इसलिए काम नहीं हो पाया, लेकिन इस साल एनीकट पार्क में भी काम अच्छा किया जाएगा। ठीक है। वन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिए इस वर्ष क्या प्लान है? इस वर्ष एक्चुअल में काफ़ी दिक्कतें आती हैं पर्यटकों को पहुंचने में, एक्सेस के लिए। तो इस साल हम लोगों ने ये कोशिश की है कि पहला गुप्ता धाम में, जो गुप्ता धाम मंदिर के आसपास वाला एरिया जहाँ पे बारिश के टाइम पे काफ़ी कीचड़ जम जाता है, तो बरसात के बाद वहाँ पे पत्थर की पिचिंग की जाएगी, ताकि भविष्य में वहाँ पे कीचड़ ना बनाया जाए। और वहाँ पे एक कलवट भी दिया जाएगा, जहाँ पे काफ़ी तेज़, जब भी बारिश तेज़ होती है तो धारा आती है और काफ़ी मतलब डूबने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे एक कलवट भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो गुप्तधाम की रोड बीच बीच में ख़राब होती है, तो उसकी मरम्मती की जाएगी। माझरकुंड में जो अंत में रोड बारिश के कारण और ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण, क्योंकि काफ़ी लोग जाते हैं गाड़ियों से, विभिन्न कारणों से रोड ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पे भी इस साल बरसात के बाद पत्थर पैचिंग की जाएगी, जिससे रोड भविष्य में ख़राब ना हो। तुतला भवानी में हम लोगों ने इस साल बना दी है रोड, जिसमें गाड़ियाँ अब आराम से चल सकती हैं। साथ ही साथ रेहल से रोहतासगढ़ को जोड़ने में एक जगह होती है जहाँ पे नहर कटाव कर देती है, तो हम लोगों ने बॉक्स कल्वर्ट वहाँ पे बना दिया है। और भी विभिन्न 2-3 बॉक्स कल्वर्ट प्रस्तावित हैं, जो कि अभी बन रहे हैं या बरसात के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ वन प्रमंडल रोहतास द्वारा जो है 2 बोट परचेज़ किया गया है, जिसको हम लोग तो जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे। बोट सफारी शुरू होगी। 2 जंगल सफारी परचेज़ की गई है, जो जल्दी से जल्दी शुरू की जाएगी जैसे ही नंबर उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा, इस बार हम लोग नर्सरी में कैंपिंग, ठंड के समय पे हम लोग नर्सरी में कैंपिंग का प्रस्ताव आगे बढ़ा रहे हैं, तो होपफुली इस बार हम लोग कैंपिंग भी करा सकते हैं। साथ ही साथ टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी काफ़ी प्रपोजल दे रहा है, तो इस पे भी कार्य यथासंभव होगा कि इस साल किया जाएगा। जी, आखिरी प्रश्न कि बरसात का मौसम जैसे कि अब आ चुका है, और ज़िले में क्या है कि घूमने के लिए पर्यटकों की जो भीड़ है वो काफ़ी आ रही है, तो ऐसे में आप हमारे पर्यटकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ओके, तो पहला संदेश तो यह है कि जितने भी हमारे पर्यटक, चाहे बिहार से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, सभी को पहला संदेश है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, गंदगी ना फैलाएं। ये प्रकृति जो है आज इतनी सुंदर है क्योंकि हम लोगों के द्वारा, आप लोगों के द्वारा सहयोग से इसको सुंदर बनाया गया है। जब हम प्लास्टिक को फेंकेंगे जंगल के क्षेत्र में या गंदगी फैलाएंगे, तो यहाँ इनका जो भी जल स्रोत है वो ख़राब होगा, पेड़ पौधे को हानि पहुँचेगी,
और वन्य जीव और जितने भी जानवर हैं सबको हानि पहुंचेगी। इससे इसकी सुंदरता कम हो जाएगी और केवल प्रकृति को हानि नहीं पहुंचेगी, अंत में इंसान को हानि पहुंचेगी कि प्लास्टिक से मान लीजिए जल स्रोत रुक गया या फिर पेड़ पौधे नहीं हरे भरे हुए, तो इससे क्या होगा कि पानी नीचे कम पहुंचेगा, हरियाली कम रहेगी, गर्मी ज़्यादा रहेगी, तो आखिर में इंसान ही परेशान होगा। तो प्लास्टिक और गंदगी का प्रयोग ना करें। एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के तहत अंदर जाइए, सौंदर्य देखिए। जब भी आप अंदर, दूसरा चीज़, जब भी आप जंगल में जाते हैं तो वहाँ केवल मज़े ही ना करिए, मतलब मज़े तो करिए, सौंदर्य अच्छा है, साथ ही साथ ये भी जानिए कि प्रकृति से जुड़ने का कोशिश करिए कि प्रकृति आपको क्या क्या उपलब्ध करवाती है, कैसे उपलब्ध करवाती है। आप अगर देखेंगे कि जितना भी पानी आता है किसी भी जगह, सारा का पानी का स्रोत जंगल ही होता है। कोई भी नदी उठा लीजिए, कहीं ना कहीं जंगल से ही निकलती है। तो आप सोर्स पे जा रहे हैं टूरिज़्म बनाने, तो वहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के तहत जाइए। तीसरा यह है कि जितने भी टूरिस्ट हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और यहाँ पे फॉरेस्ट लॉज और वाइल्ड लाइफ लॉज काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, तो इन लॉज का उल्लंघन ना किया जाए। साथ ही साथ जितना भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र होता है, जैसे कि माझर कुंड हो गया, तुतलभानी का कुंड हो गया, गुप्ता धाम हो गया, तो हम, क्योंकि ये तो प्राकृतिक है, तो इस जगह जहाँ जहाँ निर्देश दिया गया है या फिर नोटिस बोर्ड लगाया गया है, तो उसका अनुपालन करें ताकि आपको भी हानि ना हो और किसी को भी हानि ना हो। साथ ही साथ वन विभाग और जिला प्रशासन का सहयोग करें। वन विभाग, जिला प्रशासन आप सभी नगरवासियों के लिए, सासाराम के लिए, बिहार के लिए, और जितने भी हमारे पर्यटक आने वाले हैं बाहर से भी, उन सभी के लिए यथक प्रयास कर रहा है कि इसको और अच्छा बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिए आगे की खबरों के साथ और देखते रहिए रोहतास डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ पोर्टल।